मैं मानता हूं कि हर बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस नहीं बन सकता है, लेकिन बिना पढ़े कोई भी आईएएस नहीं बन सकता। समाजवादी पार्टी जोड़ो, समाजवाद की राजनीति करो, हम आपको हिस्सा देंगे। बोले भाई पहले ही बता दो, पहले हम ठगे गए हैं, अब हम नीचे का कुछ नहीं लेंगे, जो दिखेगा हम वही लेंगे, अंधेरे में हम नहीं रहेंगे। तो बोले कि भाई क्या चाहिए, क्या ऊपर की, हमें तो फसल चाहिए, ताकि हमारे भी बेटा आईएएस पीसीएस बन सके, डीएम बन सके, ठेका पट्टा मिले, उनकी भी कॉलोनियां बने, उद्योगपति बने। बोले चलिए बढ़िया है, आइए साथ में काम करिए। जो साथ में काम किए तो फिर समाजवादियों ने गेहूं की फसल तैयार करवा दी, मतलब फिर सब लोग की खेती हुई। जब पार्टी वोट बड़ा सत्ता में आई, सरकार बनी, तो जैसे आलू जमीन में होता है, जो गावा रहा वो जनता को मिल गया, पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों को मिल गया, आम लोगों को मिल गया, गरीब को मिल गया, शोषित वंचित को मिल गया। और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता, जो विधायक बने थे, मंत्री बने थे, इन्हें नीचे का आलू मिल गया। वो आलू का समझ लिया, आलू की कीमत क्या है, दवा की कीमत क्या है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ठीके पट्टे, आवास, कॉलोनियां, आईएएस पीसीएस डीएम, सारा पावर सत्ता बहुजन समाज पार्टी के लोगों के हाथ में आ गया। यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, समाजवादी पार्टी का साथ दो। हम समाजवादी लोग हैं, सभी समाज का सम्मान करेंगे, सभी समाज को अधिकार देंगे, हमारे साथ राजनीति की खेती करो। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम बुंदेलखंड की पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए न्याय की देवी पुण्य स्रोत राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज वीर फूलन देवी जन संगठन द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में अतिथि के रूप में उपस्थित एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित सुभाष कश्यप जी, अपनी जिंदगी अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित स्वरूपजीत सिंह खंडसाल जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित केवट रामधनी बिंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय श्री राम आश्रय पाल जी, हमारे बड़े ही दिल के अजीज संघर्ष के साथी परम मित्र वीर फूलन देवी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, उनके संघर्ष के दिनों में छोटे भाई के रूप में सदैव छाया के भांति कार्य करने वाले हमारे भाई सोबरत सिंह पाल जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित रमेश चंद्र निषाद जी, सभा में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय नारायण सिंह निषाद जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीर फूलन देवी जन संगठन, माननीय राम जी केवट जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वीर फूलन देवी जन संगठन के साथ ही साथ वीर फूलन देवी जन संगठन के सभी सम्मानित अतिथिगण, भागीदारी न्याय मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम परम सम्मानित रमेश निषाद जी उनके पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित हुआ और सभी अतिथियों ने अपना अपना वक्तव्य रखे। तो एक दो बातें हम भी आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा भागीदारी न्याय मोर्चा के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि भागीदारी न्याय मोर्चा करना क्या चाहता है। जैसे हमारे सर्वजीत खंडसाल साहब ने कहा कि आरक्षण में हम वर्गीकरण चाहते हैं, तो हमारे साथियों, यह राजनीति में हमारा जब देश आजाद हुआ, लोकतंत्र और संविधान कायम हुआ, तो कांग्रेस पार्टी का राज रहा। बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उसके बाद तमाम नेता, तमाम समाज के लोग संघर्षरत रहे।
आपस में संघर्ष करते रहे, अपने हक अधिकार की बात करते रहे। तो इसी दौरान माननीय कांशीराम जी और तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर के लोगों से मिलना चालू किए और पूछना चालू किए कि भाइयों क्या बात है, आप लोग बहुत हल्ला मचाए हो, बहुत मीटिंग कर रहे हो, क्या दिक्कत है, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या परेशानी है। तो जनता जनार्दन ने कहा, लोगों ने कहा कि माननीय जी ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, ये सब हिस्सा खा जा रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं और जमीन तक गरीब तक हिस्सा आने नहीं दे रहे हैं। ये हमारी परेशानी है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा इस परेशानी से तो हम भी रूबरू हो, इसका हम भी सामना कर रहा हूं। तब एक काम करो कि आप हमारा साथ दो और हम लोग अब अपनी राजनीति की खेती करते हैं और कांग्रेस की राजनीति की खेती को छोड़ देते हैं और हम लोग अपनी राजनीति की खेती करते हैं। अपनी राजनीति की खेती में अपना हक हिस्सा लेंगे, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाएंगे। तो पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों ने कहा कि बात तो भाई ये लोग सही कह रहे हैं, तो चलिए इन्हीं के साथ मिल करके अब राजनीति किया जाए। तो राजनीति शुरू हुई तो लोगों ने पूछा कि भाई अच्छा आप लोग बताओ कि हम आपके साथ राजनीति करेंगे, आपके साथ संघर्ष करेंगे, आपका झंडा डंडा लेकर के चलेंगे, आपके साथ कार्यक्रम करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहा भाई पहले ही तय कर लो, हम राजनीति की ऐसी खेती करेंगे तो आपको क्या चाहिए। अब खेती के ऊपर वाला हिस्सा चाहिए या कि नीचे वाला हिस्सा चाहिए। तो लोगों ने कहा क्या नीचे जमीन में क्या होगा क्या नहीं क्या पता, लेकिन राजनीतिक खेती जो ऊपर होती है दिखती है उनका तो ऊपर वाला चाहिए। तो लोगों ने कहा बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ठीक है काम करिए, झंडा डंडा जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए और वोट दीजिए, पार्टी सत्ता में पहुंचेगी तो आपका हिस्सा देगी। तो राजनीतिक खेती में जब लोगों ने कहा ऊपर का हिस्सा चाहिए तो राजनीतिक खेती रूपी आलू की खेती बहुजन समाज पार्टी लोगों ने करवा दी। आलू की खेती हुई, जब पार्टी वोट पड़ा, सत्ता में आई, सरकार बनी, तो जैसे आलू जमीन में होता है और उसका जो हमारे यहाँ गावा बोलते हैं पूर्वांचल में, जो हरा हरा होता है, जानवर को खाने के काम आता है और किसी काम में नहीं आता। तो ऊपर का जो गावा रहा वो जनता को मिल गया, पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों को मिल गया, आम लोगों को मिल गया, गरीब को मिल गया, शोषित वंचित को मिल गया। और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता जो विधायक बने थे, मंत्री बने थे, इन्हें नीचे का आलू मिल गया। वो आलू का समझ लिया आलू की कीमत क्या है, गावा की कीमत क्या है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ठीके, पट्टे, आवास, कॉलोनियां, आईएएस, पीसीआर, डीएम, सारा पावर सत्ता बहुजन समाज पार्टी के लोगों के हाथ में आ गया और बाकी पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों को कुछ नहीं मिला। ये हुआ कि नहीं हुआ था। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत जोर से हल्ला मचाया कि भाई हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो गावा मिला, इन्हें तो आलू, और हमें तो फिर ठग लिया गया। यही चर्चा चल रही थी गांव देहात में जनता के बीच। फिर टहलते टहलते माननीय धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आ गए। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी गांव को ऐसे घूमने लगे, भैया रमेश निषाद जी जैसे लोग मंच माइक पंडाल लगा करके सभा कर रहे थे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूछा भाई क्या परेशानी है आप लोगों को, क्यों हल्ला मचाए हैं। बोले भाई हमारे साथ तो धोखा हुआ, बड़े उम्मीद के साथ हमने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था, लेकिन हमें खेती तो हुई लेकिन फसल
में हमें धोखा दे दिया गया। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, समाजवादी पार्टी का साथ दो। हम समाजवादी लोग हैं, सभी समाज का सम्मान करेंगे, सभी समाज को अधिकार देंगे, हमारे साथ राजनीति की खेती करो, हमारे समाजवादी पार्टी में जोड़ो, समाजवाद की राजनीति करो, हम आपको हिस्सा देंगे। बोले भाई पहले ही बता दो, पहले हम ठगे गए हैं, अब हम नीचे का कुछ नहीं लेंगे, जो दिखेगा हम वही लेंगे, अंधेरे में हम नहीं रहेंगे। तो बोले कि भाई क्या चाहिए, कि ऊपर की हमें तो फसल चाहिए, ताकि हमारे भी बेटा IAS PCS बन सके, DM बन सके, ठीका पट्टा मिले, उनकी भी कॉलोनियां बने, उद्योगपति बने। बोले चलिए बढ़िया है, आइए साथ में काम करिए। जो साथ में काम किए तो फिर समाजवादियों ने गेहूं की फसल तैयार करवा दी। मतलब फिर समाजवादी की सरकार बनी तो गेहूं की फसल समाजवादियों की हिस्से आ रही है और भूसा हम पिछड़े लोगों के हिस्से आ रहा है। फिर सरकार बनने वाले समाजवादियों को सारे ठीके पट्टे आवाज विकास मिल रहा है, हमारे हाथ में भूसा है। फिर ऐसे सब परेशान जनता के इतने में चलते चलते भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए, भाई तुम्हारा OBC का सारा हिस्सा यादव खा गया। यह ना भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रहे थे। बोले अब क्या करना है, तुम लोग हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हमारी सरकार बनाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। फिर लोगों ने कहा भाई चलिए भाई हमें सब कुछ चाहिए, हमें ऊपर का भी चाहिए, नीचे का भी चाहिए, हम ऐसी खेती करेंगे। बोले ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। ज्यादा हम अति पिछड़े अति वैध लोगों ने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को 2014 से वोट देते आ रहे हैं। देते आ रहे हैं, नहीं देते आ रहे हैं। 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, 22 विधानसभा, 2024 लोकसभा, आंख बंद के वोट दिए। लेकिन हुआ क्या, ऊपर की खेती के चक्कर में जोनहरी की खेती करा दी। जोनहरी की खेती में ना ऊपर कोई फल लगता है ना नीचे, और बीच में जोनहरी की बाल होती है। जोनहरी के बाल लेकर भारतीय जनता पार्टी चले गए, सत्ता में जा रहे हैं, हम लोगों को किसी काम का कुछ भी नहीं मिला। सारी सुविधाएं, देश की सारी इकोनॉमी, सारे उद्योग धंधे, सारे बड़े बड़े ठीके पट्टे, सारा पैसा और पावर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आ गया और हम सबको बेवकूफ बनाया। हुआ कि नहीं ऐसा हुआ? इसीलिए सम्मानित साथियों, हम लोगों ने अब साझेदारी वाली खेती करना शुरू किया है। साझेदारी वाली खेती में देख रहे हैं ना, भागीदारी न्याय मोर्चा, इसमें जो भी राजनीतिक फसल होगा, अगर आलू होगा तब वो, गेहूं हुआ तब वो, जोनहरी हुआ तब वो, अगर 10 कुंटल अगर दाना होता है तो भी 5 भाई है तो 5 तो 2-2 कुंटल एक भाई को दाना भी मिलेगा, और जो बचा हुआ अगर गावा है, भूसा है तो वह भी मिलेगा। इससे किसी के साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? धोखा नहीं होगा। कि हम लोगों ने जो भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया, सही बनाया कि गलत बनाया है? सही है। तो आप लोग भागीदारी न्याय मोर्चा का साथ देंगे? अब दोबारा जब रमेश निषाद जी आपके बीच में आएंगे, बताएं भैया कार्यक्रम में आपको आना है, तो आप वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन अब आना ही नहीं पड़ेगा। खेती करने में उसकी जुताई, निराई, गुड़ाई, बुआई, सिंचाई में पैसा भी लगता है नहीं लगता है? इस राजनीति के खेती को भी उपजाऊ बनाने के लिए, इसको सत्ता तक पहुंचाने के लिए, ऐसा मंच, माइक और कुर्सी सजाने के लिए भी पैसा लगता है नहीं लगता है? तो आप लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा, जो भी हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। जब रमेश भैया आपके बीच में आएंगे, दोबारा कहेंगे कार्यक्रम है पार्टी का, तो आप लोग उनको पैसे से मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा कर समर्थन, जोरदार तालियां।
रमेश भैया, बहुत बड़ी ताकत अपने समाज के लोगों के अंदर है। अरे यह तो वो समाज है कि न जाने कितनी पार्टियों को सत्ता में पहुंचा दिया। नैया में बैठा करके भगवान राम को तो पार कराया ही कराया, न जाने कितने नेताओं को भी नैया पार करा दिया। वह यह समाज है तो अपने भाई रमेश चंद्र निषाद जी की नैया यह समाज का है नहीं पार कराएगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। यह समाज जैसे हमारे केवट रामधनी बिंदु जी ने बताया कि तीसरी सभा भागीदारी न्याय मोर्चा की है, तीसरी सभा है। साथ ही साथ चौथा पंपलेट आप लोगों के बीच में बढ़ चुका है। 26 नवंबर को संविधान दिवस का कार्यक्रम बांदा जनपद में भागीदारी न्याय मोर्चा के तहत मनाया जा रहा। सम्मानित साथियों, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अपने और अपने साथियों के साथ आप पहुंच करके इस कार्यक्रम को विशाल रूप से सफल करके संविधान और लोकतंत्र के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करिएगा। सम्मानित साथियों और माताओं बहनों, हमारी प्यारी बच्चियां भी बैठी हैं। खास करके देखिए, सरकार तो हम लोग बना देंगे वोट से, लेकिन सरकार चलाने के लिए भी तो हमारे पास IAS PCS होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह कौन होगा? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो IAS बनेंगे। आप लोग एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं मानता हूं कि हर बच्चा पढ़ लिख करके IAS नहीं बन सकता है, लेकिन बिगर पढ़े कोई भी IAS नहीं बन सकता। इसलिए पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा? जब आप उच्च से उच्च शिक्षा देंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, बहुत काम है, लेकिन बगैर पढ़े कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी नवरात्रि का समय अभी शुरू हुआ गया, 9 दिन का व्रत रख के आप पर कुछ चाहे कि हासिल कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS PCS बन जाए। मन्नत मानने से हम मनौती मान लिए हैं कि हम 10 दिन की नवरात्रि 9 दिन के व्रत रहेंगे, तो कुछ बन पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन आप यह संकल्प ले ले, इस चीज का व्रत ले ले कि हमें अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके, दिन रात पढ़ाई करके हमें अच्छा रिजल्ट ला करके IAS PCS बनना है। अगर आप संकल्प ले लेंगे तो आज कल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए आप एक रोटी कम खाएं। एक रोटी कम खाने से आपका सेहत खराब नहीं होगा, उल्टा सेहत बनेगा। लेकिन अपने बच्चों को पूरा का पूरा शिक्षा देने का काम सम्मानित साथियों आप लोग करें। और एक चीज और करें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। तो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह 1 गिलास दूध देने का जरूर काम करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन घर में अगर शाम को अगर 1 गिलास का इस्तेमाल करके कोई आता है तो उसकी सेवा लक्ष्य से जरूर करिए आप लोग, क्योंकि जो 1 गिलास का सेवन शाम को करने वाले लोग ये बहुत हानि पहुंचाते हैं। आर्थिक हानि तो पहुंचाते हैं, पैसे का तो नुकसान करते हैं, और शारीरिक हानि भी पहुंचाते हैं। और शारीरिक हानि तो पहुंचाते हैं, साथ ही साथ सामाजिक सम्मान की भी हानि पहुंचाते हैं। होता है कि नहीं होता है? और इससे फायदा केवल सरकार को होता है, गवर्नमेंट को होता है। इसलिए अपने भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, वैसे हमारा विश्वास भी है। अक्सर जो सुबह में 1 गिलास 2 गिलास दूध पीने वाला व्यक्ति, यानी जो पहलवान होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो शाम को 1 गिलास दारू नहीं पीते हैं। तो शाम का न पी करके सुबह का पिए और अपने परिवार, अपने समाज का भविष्य उज्जवल करें। ज्यादा भी समय नहीं लूंगा, चूंकि अभी हमारे रमेश निषाद जी हैं, ये भी आपको बताएंगे।
और सम्मानित साथियों, मुख्य लड़ाई हमारी है आरक्षण में वर्गीकरण। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आज 78 साल देश के आजाद होने के बाद भी ऐसे कई समाज के लोग हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, जिनके की एक भी बेटा IAS नहीं है, एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, एक भी उद्योगपति नहीं है। तो क्या ऐसे समाज को मुख्य धारा में आने के लिए वर्गीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे समाज के लोग आगे आना चाहिए नहीं आगे आना चाहिए? सम्मानित साथियों, पिछड़े वंचित शोषित समाज को, माताओं बहनों को आगे लाने के लिए ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में मजबूती के साथ आरक्षण की व्यवस्था की। किए कि नहीं किए? लेकिन आज उसी आरक्षण से जब कुछ लोग आगे आ चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं, जब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, IAS बन चुके हैं, PCS बन चुके हैं, ऐसे लोगों को, बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? या जो उसी समाज का, उसी कैटेगरी का व्यक्ति जो आज भी मजदूरी कर रहा है, ऑटो चला रहा है, दिहाड़ी काम कर रहा है, मनरेगा का काम कर रहा है, ऐसे इनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, गरीब के बच्चों को आरक्षण की जरूरत है या सुरक्षित सीट आरक्षण के सीट से विधायक और सांसद और मंत्री या IAS और PCS बने हुए लोगों को बच्चों के आरक्षण की जरूरत है? लेकिन फिर भी वर्गीकरण जो IAS, PCS, विधायक, सांसद, मंत्री बन चुके हैं, इनका हिस्सा छीनने का काम नहीं करेगा, उनका हिस्सा उनको मिलेगा। नेताजी होने दो, चलने दो। अब नेताजी बैठिए। देखिए, अगर आरक्षण में वर्गीकरण होता है तो जिनके IAS, PCS और विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उनके बच्चे का भी आरक्षण रहेगा। वर्गीकरण होने से उनका आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन वर्गीकरण होने से जिनको अब तक हिस्सा नहीं मिल पाया, जिनके समाज का एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी DM नहीं है, ऐसे लोगों को वर्गीकरण से फायदा होगा। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम पूछता आप लोगों से, तो वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही OBC समाज का हाल है। 27% आरक्षण, सबसे पहले तो हमारा आरक्षण ही आधा है, 54% की जनसंख्या, 27% आरक्षण, और उसमें भी कुछ समाज के लोगों तक सीमित हो गया है और बाकी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। देव वर्गीकरण करके गरीब लोगों को आरक्षण मिले तो आप लोग इसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोग भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है कि हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण मिले, हमारे लोग भी आगे आए और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। इस वर्गीकरण के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने इसका विरोध किया, मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने इसका विरोध किया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बहन मायावती जी या माननीय अखिलेश यादव जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं क्या? ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। ये कभी नहीं हो सकते सम्मानित साथियों। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर राजनीति तो कर सकते कर रहे हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, जिसका नतीजा कि आज भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके सत्ता में बैठ करके हम पिछाड़े हुए लोगों का, शोषित वंचित लोगों का हक अधिकार छीन रही है। आए दिन अत्याचार, अन्याय चरम सीमा के साथ बढ़ा हुआ है। जिनको विश्वास न हो, गांव में गरीब के ध्यान आप जाके देखिए, उनके साथ कैसा जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है। इसका दोषी अगर भारतीय जनता पार्टी है तो नहीं बड़ा दोषी आपके हमारे बीच के जो लोग बैसाखी का काम देकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनसे भी ज्यादा दोषी है। क्योंकि अगर ये हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। डॉक्टर संजय निषाद जी बस अपने और अपने बेटा के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका और उनके बेटे का भला हो गया तो पूरे निषाद समाज केवल समाज का भला हो गया।
तो सही है कि गलत है? जिस दिन आपके भाई रमेश निषाद जी भागीदारी न्याय मोर्चा के साथ सरकार बनाएंगे, किसी की बैसाखी नहीं बनेंगे, ये अपनी सत्ता स्वयं अपने हाथ में लेंगे, वो दिन संपूर्ण सम्मान आप सभी का मिलेगा। सम्मानित साथियों, ये हमारा विश्वास है आप लोगों के साथ। तो सम्मानित साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सभी जो आयोजक साथी हैं और हमारे हमीरपुर जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिंह जी आए हैं और महोबा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी आए हैं। साथ ही साथ मैं सम्मान करना चाहूंगा, यहाँ प्रधान जी की चलिए और रमेश निषाद जी कर लेंगे। तो मैं जितने भी यहाँ पे अतिथि गणमान्य सम्मान लोग आए हैं, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी प्यारे बच्चों का पूरा आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।